नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग बिहार बोर्ड की तरफ से एक डेट जारी किया गया है। आप लोग के विद्यालय में आप लोग का जो जांच परीक्षा होने वाला है, जिसका नाम है सितंबर मासिक जांच परीक्षा 2023। उसमें आप लोग का जो 25 सितंबर का जो टेस्ट एग्जाम होने वाला है, जो पहली पाली में आप लोग का हिंदी और दूसरी पाली में संस्कृत है, उसके लिए हमने 200 क्वेश्चन को आज के इस सेशन के अंदर डाल रखा है। काफी बेहतरीन प्रश्न हमने उठाया है। इसके अंदर आपको व्याकरण भी देखने को मिलेगा और आप लोग का जो लिटरेचर है उससे भी संबंधित जो है वो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हिंदी और संस्कृत का 100 प्रश्न, यानी कि कुल मिला के 200 प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेशन के अंदर तैयार किया गया है। संभावित प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो में ज्यादा बातें ना करते हैं, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसको ज्वाइन भी कीजिए। देखिए, प्रश्न बहुत अधिक है, इसी वजह से थोड़ा सा स्पीड हमारा ज्यादा होगा, है कि नहीं, ताकि आप लोग का रिवीजन भी अच्छे से हो पाए और आप लोग का प्रश्न का आंसर जो है वो एग्जाम में देने में आसानी भी रहे। तो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होगा, है कि नहीं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं। पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने आ गया है, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। देखिए, सभी चैप्टर से जो है वो मिक्स आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, है कि नहीं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमें लगा है कि हाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हमने उसको क्या करा इस सेशन के अंदर जो है हमने डाल रखा है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ गया, उसका जवाब आपको देना है। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। देखिए, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न है तो बहुत सारे बच्चों का आना चाहिए, है कि नहीं। मेहनत आप लोगों के लिए काफी ज्यादा किया गया है इस सेशन को तैयार करने के लिए, है कि नहीं। पिछले कम से कम 4 घंटे से अधिक का समय लगा है इसको तैयार करने के लिए, है कि नहीं। स्लाइड बनाना, टाइपिंग वगैरह, सारा क्वेश्चंस वगैरह देखना, वो सारी चीजें करना, है कि नहीं। तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिए और लोगों को बुला लीजिए, ताकि वीडियो में और भी मजा है कि नहीं। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। नलिन विलोचन शर्मा, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल या अशोक वाजपेयी। प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड का समय रहेगा और उसी समय का जो है सदुपयोग करके आपको प्रश्न का जो है वो उत्तर देना है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। और अगला प्रश्न आपके सामने है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। गरीबी के कारण, माँ के मार के कारण, शहर घूमने के लिए, भ्रमवश। देखिए, बहादुर जो था वो अपने घर से क्यों भाग गया था, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपनी माँ के मार के कारण भाग गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, प्रश्न का स्पीड थोड़ा सा तेज होगा, अगर आप आंसर नहीं भी दें तो को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच बीच में आप लोग कमेंट करते रहिएगा, है कि नहीं, तभी हमको लगे कि हाँ आप लोग भी जगे हुए हैं, ऐसा ना हो कि सो ही गए हैं। रोज रात को 9 बजे मिलते हैं, लेकिन आज इसी टाइम मिल गए हैं, है कि नहीं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 नंबर प्रश्न का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, जुलाई 1925, जुलाई 1926, जुलाई 1924, जुलाई 1927। तीसरे नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जुलाई 1925 के अंदर हुआ था, है कि नहीं, उनका जन्म। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, उमरकांत अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार के अंदर। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था ना, उमरकांत जी का, अमरकांत, अरे उमरकांत हम बार बार बोलते हैं, अमरकांत इनका नाम है ना। अमरकांत का जो जन्म हुआ था, इस लेखक का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया था, 1945 में, 1946 में, 1846 में या फिर 1845 के अंदर कब किया था अमरकांत जी ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया था। तो बिल्कुल 1946 के अंदर किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, 200 प्रश्नों का महासंकलन जो है आज के इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा और अभी का अभी अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कर लीजिए। और स्टेटस पे भी अगर आप लगाना चाहे इस वीडियो को तो लगा सकते हैं बिना किसी संदेह के, और लोगों को जोड़िए। चलिए 6 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी, मौत का नगर, देश के लोग, डिप्टी कलेक्टर या फिर कुहासा। बिल्कुल, तो जो अमरकांत जी की जो रचना थी जिसके लिए उनको अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी वो थी डिप्टी कलेक्टरी, है कि नहीं, डिप्टी कलेक्टर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विधा है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या जीवनी है। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, 7 नंबर जो है वो उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनके जिनके दिमाग में आ रहा हो, जिनके जिनके मस्तिष्क में आ रहा होगा कि कौन सा वाला ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आप उसका दामन थाम सकते हैं और प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो आपको सही दिशा में लेकर के जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, उपन्यास है। अगला सवाल देखिए, बहादुर का पूरा नाम क्या था, वीर बहादुर, शेर बहादुर, जंग बहादुर या दिल बहादुर। देखिए, बहादुर जो था उसका पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर, लेकिन लेखक की पत्नी ने क्या किया था, बड़ी
चतुराई के साथ उसके नाम से दिल को क्या किया था, उड़ा दिया था और बच गया वो बहादुर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? पिता के मार से, माँ के मार से, निर्मला के मार से या फिर किशोर के मार से? बहादुर तो लेखक के घर आया था ना, तो अपने माँ के मार के कारण आया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? गुणाकर मूले, महात्मा गांधी, यतीन्द्रनाथ मिश्र, अमरकांत। देखिए ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लेना है, 200 क्वेश्चन को करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाए, उससे ज्यादा समय नहीं लेना है इसके अंदर, क्योंकि ये सारा प्रश्न जो है ऑलरेडी हमने चैप्टर वाइज जब करवाया था वो सारा चीज आपके सामने, आपकी आंखों के सामने से एक बार गुजार चुके हैं। तो बस आपको प्रश्न का उत्तर फटाफट से देते जाना है कि नहीं? चलिए, मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? गुणाकर मूले, महात्मा गांधी, यतीन्द्रनाथ मिश्र या फिर अमरकांत? कौन है भाई साहब? 11 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग बिल्कुल बताइए। 11 नंबर प्रश्न, बिल्कुल 11 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है अमरकांत हो जाए। क्या हो जाएगा? अमरकांत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अमरकांत की रचना है बड़े भाई, कुहासा, नौकर की कमीज, सूर्य। तो नौकर की कमीज नहीं है, ना बड़े भाई है और ना ही सूर्य है। इनका जो है अमरकांत की जो रचना है वो क्या है? कुहासा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, बहादुर कहानी है नेपाली गांव के गोरखे की, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, आदिवासी बालक की या फिर ग्रामीण बिहारी बालक की? कौन सी है? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेपाली गांव के गोरखे की, एक गोरखा जो एक लड़का है उसकी कहानी है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है लीला, निर्मला, कमला या बिमला? कौन है भाई साहब? बिल्कुल, तो कौन है? निर्मला है। बहादुर के जो कथाकार है उनकी पत्नी का नाम क्या है? निर्मला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेखक लेकर कौन आए थे? कथाकार के भाई, कथाकार के मित्र, कथाकार के पुत्र, कथाकार के साले साहब, कौन लेकर के आए? देखिए ये जो प्रश्न है ना आपके परीक्षा में पूछे जा सकने की पूरी पूरी संभावना है, इस वजह से आज के इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कथाकार की जो पत्नी है उनके नौकर को लेकर के कौन आए थे? तो उनके साले साहब लेके आए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है? समांतवादी, पूंजीवादी, समाजवाद, समाजवादी या उपयुक्त में से सभी? तो देखिए साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान की जो व्यवस्था है वो समाजवादी व्यवस्था से है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर? कौन है भाई परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक? आपको बताना है। तो बिल्कुल ये जो कौन है, बिल्कुल रामविलास शर्मा जी हैं, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 17 नंबर प्रश्न का। बिल्कुल 17 नंबर प्रश्न का क्या है सही जवाब? ऑप्शन नंबर बताइए, कौन है ऑप्शन नंबर? अरे जल्दी जल्दी बताइए हो। रामविलास शर्मा जी हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? रामविलास शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था भाई साहब? देखिए इनका जन्म जो हुआ था ना उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गांव सानी में हुआ था। 10 अक्टूबर को 1912 में हुआ था। बिल्कुल कि नहीं, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? वहीं बताया ना 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि हम लोग को 200 प्रश्न करना है बहुत कम समय में, है कि नहीं? ताकि बाद में भी अगर आप लोग को रिवीजन करना हो ना अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तब भी आप उसको 1x के स्पीड में आसानी से उसको देख पाए और आप अच्छे से रिवीजन उसको कर पाए। 20 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। 20 नंबर प्रश्न, रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे? किस राज्य में पढ़ने गए थे जी? तो वो तो थे ही उत्तर प्रदेश के, तो लखनऊ के अंदर गए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे? विश्वविद्यालय नालंदा, विश्वविद्यालय आगरा, विश्वविद्यालय बिहार, विश्वविद्यालय लखनऊ? तो लखनऊ के अंदर गए थे ना, विश्वविद्यालय लखनऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? आगरा में, दिल्ली में, बिहार में, लखनऊ में? कहाँ हुआ था? हम लोग बिहार बोर्ड के तरफ से जो सितंबर मासिक जांच परीक्षा 2023 के लिए जो डेट घोषित किया गया है, जो तिथि घोषित की गई है, उस तारीख पे होने वाले परीक्षा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्टिव हालांकि आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको लिख ही लेंगे, ज्यादा कोई भास्ट एग्जाम आप लोग को नहीं होना है।
अटेंडेंस जरूर से आप लोगों को जाके लगाना है, तो परीक्षा आप लोग को देना कंपलसरी है। चलिए 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है। रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था ना, उनका अंदर दिल्ली के अंदर हुआ था, 30 मई 2000 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? 30 मई 2000 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, अभी बता ही दिए हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, महियल का मानक आधुनिक शब्द है, महान आत्मा, महामानव, धरती पर या फिर पहाड़ पर, क्या होता है भाई साहब? देखिए धरती पर, इस शब्द का जो मानक आधुनिक शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? धरती पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, हरि रस, हरि रस किसे कहा गया है? वनस्पति रस को, सांसारिक आनंद को, ब्रह्मानंद को या फिर मधुर रस को? तो वो ब्रह्मानंद को किया कहा गया है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है नामधारी सिंह दिनकर, शिवपूजन सहाय, अशोक वाजपेयी या फिर रामविलास शर्मा? कौन है भाई साहब इनके लेखक? 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल निराला की साहित्य साधना की जो रचना है वो किन की रचना लिखी हुई है भाई साहब? फटाफट से बता दीजिए किन की लिखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, किन की लिखा हुआ है? रामविलास शर्मा जी का लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? कहानी का, निबंध का, स्मरण, संस्मरण का या फिर लघु कथा? परंपरा का मूल्यांकन क्या है? एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है या फिर सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर जो साहित्य बनाना चाहते हैं? तो देखिए परंपरा का मूल्यांकन जो हो, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष थी, 26 वर्ष थी, 25 वर्ष थी या फिर 24 वर्ष थी? कितना वर्ष था उनका उम्र जब उनको नाटक के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला? कितने वर्ष के थे वो तब? वो कितने वर्ष के थे? 27 वर्ष के थे ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, कब हुआ था पंडित बिरजू महाराज का जन्म? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है वो कब हुआ था? फटाक से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताना है आंसर, फटाफट से उसका जवाब आप देते जाएंगे। बिल्कुल, ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को, दिन शुक्रवार, सुबह 8 बजे, बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था, है कि नहीं? है कि नहीं? 1938 4 फरवरी। देख लीजिए किस नंबर ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से, डुमराव से, बनारस से, किसी से नहीं? लखनऊ घराने से था ना उनका संबंध। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आता है, जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ का संबंध किससे है? शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज या किशन महाराज? बिरजू महाराज के साथ है ना उनका संबंध, जीत जीत मैं निखरत हूँ, उन्हीं के लिए तो लिखा गया है, उन्हीं का तो साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? जहांगीर का था ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, रसखान ने प्रेमयनी किसे कहा है? कृष्ण को, सरस्वती को, राधा को, यशोदा को? रसखान ने प्रेमयनी किसे कहा है? तो राधा को कहा है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं? दूसरी, चौथी, तीसरी या सातवीं? सातवीं पीढ़ी के वंशज हैं। जब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे ना तब आपको प्रश्न देखने को मिला होगा। बिल्कुल सातवीं पीढ़ी के हैं। किस पीढ़ी के हैं? सातवीं पीढ़ी के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में या फिर संत मार्ग में? रसखान को गोस्वामी विठल दास ने किस मार्ग में ये दीक्षा प्रदान की थी? उनको वो दीक्षित किस मार्ग में हुए थे? गोस्वामी विठलनाथ के द्वारा, तो पुष्टि मार्ग के अंदर हुए थे ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, अविन्यो कहाँ एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? उत्तरी फ्रांस में, दक्षिणी फ्रांस में, उत्तरी अमेरिका में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अविन्यो जो है ना ये उत्तरी फ्रांस के अंदर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा,
अशोक वाजपेयी की माता जी का क्या नाम था? कमला देवी, विमला देवी, निर्मला देवी की लीला देवी? क्या नाम था? अशोक वाजपेयी जी की माता जी का क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो इनके माता जी का जो नाम था वो निर्मला देवी नाम था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? श्यामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, या फिर रामानंद वाजपेयी, या फिर देवानंद वाजपेयी? तो उनके पिताजी का नाम तो सबको पता है ना, माता जी का नाम निर्मला देवी और पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी, है ना? यही था ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, विलनव लॉ अविन्यो का अर्थ होता है अविन्यो का नया आदमी, अविन्यो का नया गांव, अविन्यो की नदी, अविन्यो का पर्वत? तो बिल्कुल विलनव लॉ अविन्यो का अर्थ जो होता है अविन्यो का नया गांव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक है, कलाकार है, चित्रकार है, या फिर गीतकार है? तो शास्त्रीय गायक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने, अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 20 दिन? तो देखिए वो लास्ट शत्रुज के अंदर जो है वो रहे थे, कुल मिला के 19 दिन रहे थे। और 19 दिन रहने के पश्चात जो है उन्होंने उन्होंने कुल 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़, करमली, अरे करमली चक बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं थे। इनका जन्म जो हुआ था वाजपेयी जी का वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, सॉरी मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था ना। नहीं, इनका जन्म जो हुआ था वो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? उच्च मध्यम उच्च वर्गीय परिवार का, निम्न वर्गीय परिवार का, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का, या फिर मध्यम वर्गीय परिवार का? तो देखिए मछली जो कहानी है उसके अंदर जिस वर्ग का जो चित्रण किया गया है वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल का जवाब दीजिए, तब तक 2-4 बूंद दवाएं हम ले लेते हैं। चलिए, मछली पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, या फिर प्रेमचंद्र? मछली पाठ के लेखक आपको बताना है, मछली पाठ के आपको लेखक बताना है, कौन है भाई साहब? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल। हम्म, विनोद कुमार शुक्ल जो थे उन्होंने लिखा था ना मछली पाठ। चलिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श का, काल्पनिक, यथा तथ्य? देखिए भारत कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत में जो है, अरे भारत माता कविता में यथा तथ्य चित्र जो है भारत का प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, नौकर की कमीज किस नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, नाटक है कि उपन्यास? क्या उपन्यास उपन्यास है? चलिए फटाफट से बता दीजिए, नौकर की कमीज सही बताइए भाई। उपन्यास है, क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? बिरने डंगवाल, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल? किनका लिखा हुआ है भाई साहब पेड़ पर कमरा? तो देखिए पेड़ पर कमरा जो है ये कहानी है इनका, किनका? विनोद कुमार शुक्ल जी का, और इन्हीं की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से, सब कुछ होना बचा रहेगा से, पेड़ पर कमरा से, खिलेगा तो देखेंगे? महाविद्यालय से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, कौन ठंड से कांप रहा था? कथाकार, संतु, भग्गू, कथाकार की बहन? कौन कांप रहा था ठंड से? कथाकार कांप रहा था, संतु कांप रहा था, या फिर भग्गू कांप रहा था, फिर कथाकार की बहन कांप रही थी? तो संतु कांप रहा था ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, मछली से कौन डर रहा था? संतु, भग्गू, कथाकार की माँ, या फिर कथाकार की बहन? कथाकार की माँ को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि आंगन में मीट मच्छी बने, है कि नहीं? तो संतु डर रहा था ना मछली को छूने से, तो उसका जो लेखक थे हाथों से पकड़ा के उसको छुआ दिए थे। कहाँ काट रहा है, कहाँ काट रहा है, ऐसा था, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने,
किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? मृत मछली की, जीवित मछली की, तैरती हुई मछली की, या फिर रोहू मछली की? तो मृत मछली के अंदर लेखक की दीदी का ऐसा मानना था, वो ऐसा बताती थी लेखक को कि मृत मछली के अंदर जो है आंख में, मृत मछली के आंख में देखने पर अपनी परछाई नहीं दिखती। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, 54 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है, हाजिर हो चला है। और इनके 54 नंबर प्रश्न का जो है उत्तर आपको देना है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है, या फिर साक्षात्कार है? नौबत खाने में इबादत, बताइए बताइए किस विधा की रचना है ये? बिल्कुल, तो ये क्या है भाई साहब? ये जो है 54 नंबर जो है वो व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ था? ईद का, बकरीद का, शबे बारात का, या फिर मुहर्रम का? बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ईद का है, बकरीद का है, शबे बारात का है, या फिर मुहर्रम का है? 55 नंबर प्रश्न आपके सामने, बिल्कुल मुहर्रम के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है भाई साहब? यतीन्द्र मिश्र है ना, यतीन्द्र मिश्र है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। ना विनोद कुमार शुक्ला, ना अशोक वाजपेयी, ना ही अमरकांत। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, दिल्ली में, डुमराव में, या फिर पटना में? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था जी? काशी के अंदर हुआ था कि दिल्ली में हुआ था कि डुमराव में कि पटना में? तो डुमराव के अंदर हुआ था ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 में, 1897 में, 1918 में, 1919 में? कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था भाई? फटाफट से बताइए ना, फटाक से ना बता दीजिए कब हुआ था इनका जन्म। तो 1977 के अंदर हुआ था ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आता है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो इनका जो जन्म हुआ था अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, तालु है, नासिका है, कि कंठ है? क, तो बता दीजिए क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? इस सवाल का जवाब आप ही लोगों को बताना है। इस सवाल का जवाब जो है वो आप लोगों को क्लास खत्म होने के पश्चात आप लोगों को बताना है। 61 नंबर प्रश्न हम मेंशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी पर। कितने लोग यहाँ तक पहुंचे हैं पता तो चले, कि पिछला ही से गोल झाड़ के भाग गया है कोई? है यहाँ तक आया है कि नहीं आया है कोई? 61 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, ये पता करने के लिए कि कितने लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अगला सवाल देखिए, चौ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ओष्ठ है, नासिका है, कंठ है? चौ, चौ क्या है भाई साहब? चौ, चौ, तालु। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, सौ का उच्चारण स्थान क्या है? सौ, दंत का है, मुर्दा का है, कंठ तालव्य है, या फिर ओष्ठ का है? सौ, सौ किससे निकल रहा है? सौ मुर्दा से, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 10 प्रकार के? तो वर्ण कितने प्रकार के? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 10 होती है, 17 होती है, 21 होती है? स्वर वर्णों की संख्या आप लोगों को बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर पूरे स्वर वर्णों को लिखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, व्यंजन वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्ण कितने हैं भाई साहब? तो 33 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, हिंदी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? वर्णों की संख्या बताना है। वर्णों की कुल कितनी संख्या है? वर्णों की कुल कितनी संख्या है? तो 44। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, 6 और 100 वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। देखिए 69 में वर्गो लिखा है ना, उसको वर्णों समझिएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न आपके सामने, 6 और 100 का वर्ण उच्चारण स्थान बताना है। ओष्ठ है, नासिका है, तालु है, दंतोष्ठ है? 6, 100, 6, 100, 6, 100, तालु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, म का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, कंठ तालव्य है, नासिका है, या फिर मुर्दा है? म,
म कहाँ से आवाज निकल रहा है? म नाक से निकल रहा है ना, तो नासिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, न का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, नासिका है, कंठ तालव्य है या फिर मूर्धा है? न का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, नासिका है, कंठ तालव्य या फिर मूर्धा है? ऑप्शन नंबर बताना है, 71 का बताना है, तो नासिका से निकलना है न, म, न। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है? महाप्राण घोष वर्ण कौन है? इस सवाल का जवाब भी आप लोगों को ही देना है। 72 नंबर और 61 नंबर का सवाल आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि नहीं? इस सवाल का जवाब आप ही लोगों को बताना है। 72 नंबर प्रश्न भी आपके लिए छोड़ दिए हैं, और 73 नंबर प्रश्न भी नहीं, इस प्रश्न का जवाब हम खुद देंगे। किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है? म, ख, ए, च। तो देखिए 73 नंबर प्रश्न जो है, ए जो है उसका उच्चारण जो है कंठ और तालु दोनों से होता है। ए, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है? ओ, ख, घ, ए। कंठ और ओष्ठ से हो रहा है ओ। किससे हो रहा है? ओ। बोलिए ओ, कंठ से और ओष्ठ से, तो ओ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, हिंदी वर्ण में वर्णमाला में वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? 1 में, 2 में, 3 में कि 4 में? वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, स्वर्ण वर्ण कहा जाता है, व्यंजन वर्ण कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है वर्णों के समूह को। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, मुंह से बोलने जाने वाले स्वर्ण वर्णों को क्या कहते हैं? निर्नुनांसिक, अनुनांसिक या फिर विसर्ग या फिर स्पर्श व्यंजन? मुंह से बोलने वाले स्वर को क्या कहा जाता है? निर्नु निर्नुनांसिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्नुनांसिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, मुख का विलोम क्या होता है? कमुक, वाचाल, अमुक, विमुख? मुख मतलब शांत होता है, और वाचाल मतलब अत्यधिक बोलने वाला या फिर बोलने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सभ्य का विलोम क्या होता है? कुसभ्य, असभ्य, संस्कारहीन और अनसभ्य। तो देखिए ये सभ्य का जो विलोम हो जाएगा असभ्य हो जाएगा। बड़ा असभ्य आदमी है, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल होता है कि नहीं, कि सभ्य आदमी और असभ्य आदमी, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, पुरस्कार का विलोम, पुरस्कार का विलोम है दंड, पारिश्रमिक, सम्मान या फिर अपमान? पुरस्कार का विलोम आपको बताना है क्या है भाई साहब? पुरस्कार किसी को मिलता है, उसके विपरीत किसी को क्या मिलेगा? दंड मिलेगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, संपत्ति का विलोम है संपदा, विपत्ति, गरीबी या फिर दरिद्रता? संपत्ति का विलोम आपको बताना है। अगर किसी के पास संपत्ति हो और जिसके पास नहीं हो तो क्या होगा वो? चलिए इस सवाल का जवाब आप लोग बताइए फटाफट से। इस सवाल का जवाब भी आप लोग को क्या करना है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। खाली हम ही बताएंगे, आप लोग नहीं बताइएगा। आप लोग भी बताइए कितना पता है आप लोग को, ये भी तो पता चले। 82 नंबर प्रश्न, 61, 82। चलिए 3 गो प्रश्न हो गया, कम से कम 5-10 गो प्रश्न तो छोड़ेंगे ही आप लोगों के लिए, कि कौन कहाँ कहाँ से गायब हुआ है ये पता चले। संपत्ति का विलोम आपको बताना है। चलिए अगला सवाल बताइए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, अंग्रेजी में, यूनानी में कि रोमन में? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नागरी लिपि पढ़े होंगे तो उसमें बताए थे कि किस भाषा में लिखा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवनागरी लिपि के अंदर जो है वो हिंदी भाषा लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, घ का उच्चारण स्थान, घ, घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। घ, क, ख, घ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। और ये रिपीट कहां से हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ का उदाहरण है? पंचानन, हिमालय, उज्ज्वलता, रसोई घर? उज्ज्वलता, हिमालय, पंचानन, रसोई घर में से आपको बताना है कि योग रूढ़ शब्द कौन है।
तो पंचानन जो है इसके अंदर जो है वो योग रूढ़ है। आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण है? लता, स्वर्णलता, त्रिनयन, पंकज। दिए गए शब्दों में आपको क्या बताना है कि कौन सा शब्द जो है यौगिक का उदाहरण है? तो स्वर्णलता जो है वो यौगिक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, पंचानन क्या है भाई साहब? पंचानन क्या है? बिल्कुल पंचानन क्या है भाई साहब? तो योग रूढ़ है ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। तरीका देखिए प्रश्न का है एक ही, तरीका बदल गया। तो पंचानन क्या है भाई साहब? योग रूढ़ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, लंबोदर क्या है? यौगिक है, योग रूढ़ है, रूढ़ है। तो ये भी क्या है? लंबोदर भी क्या है? योग रूढ़ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है? दूध है, चाकू है, जल है, आम्र है। चाकू जो है वो विदेशज है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज है, जलज है, पाठशाला है या गणेश है? तो पाठशाला जो है इसमें यौगिक शब्द है कि नहीं? व्याकरण आप लोग पढ़े होइएगा तो आप लोगों को पता होगा, व्याकरण के अंदर जो है यौगिक जो शब्द होता है वो क्या होता है? पाठशाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, किसी भी प्रश्न में अगर किसी तरह का डाउट होता है तो हमको कमेंट कीजिएगा। हो सकता है इतना सारा प्रश्न है कि इस सवाल का जवाब जाने अनजाने गलत बुला गया हो, तो आप लोग एक बार हमको हिंट जरूर दे दीजिएगा कि यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो हम उसको ठीक कर लेंगे, है कि नहीं? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। हालांकि हमारे तरफ से 99.99% एक्यूरेसी के साथ प्रश्न का उत्तर हम आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए 92 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। 91 नंबर, निम्नांकित शब्दों में से देशज शब्द चुनकर लिखे। कचहरी, पैंट, खिड़की, मुल्क। इसके अंदर जो है खिड़की नहीं है, खिचड़ी है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 गो, 3 गो, 4 गो कि 7 गो? बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं ना, 3 गो भेदों कहला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? तो भाववाचक संज्ञा है कि नहीं? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर जो है भाववाचक संज्ञा है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? नी है, निर है, नी है कि निर है? 2 गो निर निर हो गया है, लेकिन होगा ऑप्शन नंबर बी चाहे डी, दोनों में से कोई एक टिक कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी या फिर डी, दोनों में से कोई एक टिक कर सकते हैं, दोनों आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? नी है, निस है, निस है या निस है या फिर नी है? निस्तेज में आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग आपको बताना है भाई साहब। जो उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके शब्द का क्या करता है? अर्थ बदल देता है कि नहीं? शब्द के अंदर अर्थ परिवर्तन कर देता है, उसको बोलते हैं ना उपसर्ग। इसी को बोलते हैं क्या? चलिए, तो 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? बी जोड़ वया जोड़ आयाम, बी जोड़ आयाम, वया जोड़ आयाम या फिर वया जोड़ याम? तो बिल्कुल बी जोड़ आयाम जो होता है वो क्या होता है? व्यायाम का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नीह जोड़ रव, नीह जोड़ रव या फिर नी जोड़ रव या फिर नी जोड़ रव? देखिए, एक है दीर्घी, दीर्घई से जो है नीह है, और एक हर्षई से नीह है। वहीं एक नी दीर्घी से है और एक छोटा हर्ष, और एक जो है वो हरस से ई से है और एक दीर्घ ई से नी है। तो इसमें आप लोगों को देखना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीह जोड़ रौ जो है वो नीरो का क्या है? संधि विच्छेद है। और अगला सवाल देखिए, दध्यादन का संधि विच्छेद क्या है? दधि जोड़ उदन, दधि जोड़ ओदन, दधि जोड़ उदन, दधि जोड़ औदन? तो देखिए, दध्योदन का जो संधि विच्छेद है वो दधि जोड़ उदन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। संधि के बारे में अच्छा से अगर आप लोगों को देखना होगा ना, तो एग्जाम प्लेयर चैनल पे जाइएगा, उसके प्लेलिस्ट के अंदर जो है सभी चैप्टर का व्याकरण का जो है ना वीडियो का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, तो जा करके आप लोग व्याकरण वहां से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे
आइएगा तो आप लोग इसको कर सकते हैं। जो लोग पढ़ लिए खैर उनके लिए नहीं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कैसे संधि हो गया, तो जाके वो देख सकते हैं वहां से। चलिए 1000 बोल रहे हैं, 100 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। अपमान का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? जब किसी का अपमान होगा तो उसके बदले किसी का क्या हो सकता है? सम्मान हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और संस्कृत के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 101 नंबर प्रश्न। हिंदी समाप्त हो चुका, अब हम लोग करने वाले हैं संस्कृत का टॉप 100 क्वेश्चन, यहां से शुरू कर रहे हैं। चलिए, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतये गीयते। चलिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग इत्मीनान से प्रश्न को पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। स्वविष्णस्य, पर पुरुषस्य, देव पुरुषस्य या फिर परम पुरुषस्य। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतये गीयते। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? परम पुरुषस्य। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति? 10, 8, 5 या त्रयोदश? चलिए 102 नंबर प्रश्न आपको बताना है। मंगल पाठ में कितने मंत्र संकलित है भाई साहब? तो 5 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अलस कथा पाठ कुतः संकलित? अग्नि पुराणतः, पुरुष परीक्षातः, रामायणतः या महाभारतः? अलस कथा जो है वो किस मतलब कहाँ संकलित है वो पूछ रहा है ना। तो ये पुरुष परीक्षातः से है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, ये संस्कृत हम खूब बढ़िया से पढ़ते हैं, लेकिन इस टाइम पता नहीं जीभ काहे फंस जाता है। हमको 15-20 दिन से ज्यादा ही समस्या हमारे साथ हो गया है कि जीभ हमारा बार बार शब्दों के उच्चारण में फंस जाता है। हालांकि हम हिंदी को और संस्कृत को बहुत अस्पष्ट उच्चारण करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग शिशु मंदिर में पढ़ते थे ना, तो हमारे गुरुजी थे, गोपाल गुरुजी, वो हम लोग को उच्चारण करना सिखाते थे। हमारी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब हम इंटरमीडिएट के अंदर आए तो ऐसा हुआ ना कि हमारा हैंड राइटिंग जो हम लोग क्या करते थे उसको इंग्लिश में लिखना शुरू किया, और क्लास में सर बोलते थे और उसको लिखना था, तो तेजी में लिखने की वजह से हैंड राइटिंग इतना गंदा हो गया जिसका कोई हद हिसाब नहीं। हमारे 7th और 8th क्लास के कॉपी अगर आप देखिएगा, सॉरी 7th 8th बोल रहा है, हम उसी के आसपास का 6th या 7th क्लास का, तो इतना अच्छा हैंड राइटिंग उस कॉपी में आपको देखने को कभी मिलेगा तो आपको दिखाएंगे। हालांकि ढूंढने पर मिलता नहीं है कॉपी वगैरह, अगर मिलेगा कहीं अगर रखे होंगे तो आपको दिखाएंगे। इतना अच्छा हैंड राइटिंग था, हमेशा हमको एक्सीलेंट मिलता था किसी भी चीज़ के लिए जब हम लिखते थे उसको तब। लेकिन अब तो खराब हो गया। और उच्चारण वो गुरुजी हम लोग को सिखाते थे बहुत अच्छा से उच्चारण करना, तो वो हमारा संस्कृत और जो हिंदी है वो काफ़ी अच्छे से। लेकिन इधर 15-20 दिन से ज़्यादा दिन हो गया हमारे जीभ को फंसते हुए किसी भी शब्द के उच्चारण में। कोई कोई थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा शब्द होता है तो उसमें हमारा जीभ लटकने लगता है कि नहीं? तो थोड़ा सा आप लोग भी पढ़िएगा प्रश्न को सामने के, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि कोई और बात है, लेकिन कभी कभी जीभ फंस जाता है। अलस कथा पठस्य लेखक कह? कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित या फिर वेद व्यास? अलस कथा पाठे के लेखक कौन है भाई साहब? बिल्कुल तो विद्यापति है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, मिथिलायाम मंत्री कह? करमवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर, बुद्धिवीर? तो कौन थे भाई साहब? वीरेश्वर थे ना, वीरेश्वर थे। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, वीरेश्वर थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, मैथिली कवि कह आसित? भाषा कालिदास, विद्यापति या नारायण पंडित? कौन थे भाई साहब मैथिली कवि? कौन है भाई? भाषा है, कालिदास है, विद्यापति है, भी नारायण पंडित है? कौन है भाई साहब? तो बिल्कुल यहाँ पे कौन है? विद्यापति है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संस्कार पाठे भारतस्य किम रचयति? सहिष्णुतम, व्यक्तित्वम, करुणत्वम या फिर मानवत्वम? कौन है भाई साहब? भारतीय संस्कार पाठ के भारतस्य किम रचयति? बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तित्वम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, संस्कार प्रायेण कति विधाम संति? 5, 6, 3 या द्वादश? संस्कार पाठ के अंदर कितने प्राणया कति विधा संति? 5, 6, 3, द्वादश? कितने हैं भाई साहब? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 है ना उसके अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कति संस्कार भवन्ति? 15, 5, विंशति, 16? कति संस्कार भवति? कितने संस्कार होते हैं? 5 होते हैं, है कि नहीं? 5 होते हैं, विंशति 20 होते हैं, 16 मतलब क्या होता है? 16 मतलब हमको बताइएगा। तो देखिए संस्कार जो होता है 16 होता है, 16 संस्कार होते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति?
मरणादतम, देखिए कई बार होता है ना ऑब्जेक्टिव हिंदी में भी पूछता है कि नहीं, तो चैप्टर का भावार्थ भी आप लोग पढ़िएगा, है कि नहीं। अगर नोट्स वगैरह लिए होंगे ना एग्जाम प्लेयर वाले सर का, तो उसके अंदर आप लोग को भावार्थ में मिला होगा, तो उसको पढ़िएगा। हालांकि कुछ बच्चे तो हैं ही हमारे वहाँ के, तो उसका भावार्थ भी पढ़िएगा, हिंदी में भी पूछता है। आगे आप लोग को हिंदी में भी इसमें का मिलेगा, अभी तो फिलहाल संस्कृत में ही मिल रहा है। चलिए 110 नंबर प्रश्न देखिए, अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है भाई साहब। मरणादंतरम पाणिग्रहणम जीवन जीवनस्य पूर्णम जीवंतये, तो देखिए मरणादंतरम के बाद मतलब मरने के पश्चात जो होता है क्या होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्षे अभवत्, आर्य समाजस्य ब्रह्म समाजस्य समग्र विकास संस्थास्य पाटलिपुत्र संस्कृत संस्थानस्य। पूछ रहा है कि 1875 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी, तो आर्य समाज की हुई थी ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, आर्य समाजस्य। अगला सवाल देखिए, दयानंदस्य निधन कदा अभवत्, 1875 ईस्वी वर्षे, 1883 ईस्वी वर्षे, 1945 ईस्वी वर्षे, 1983 ईस्वी वर्षे। लेकिन ये जो 1983 1945 बोल रहे हैं ना, संस्कृत में इसका दूसरा मतलब होता है कि नहीं। खैर चलिए, हिंदी में है तो हिंदी में ही पढ़ लीजिए, बात समझना है, भावना देखिए बातों में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए। चलिए 38 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही जवाब, 111 सॉरी 111 नंबर 12 नंबर प्रश्न का जवाब जो है वो हो जाएगा 1883 ईस्वी में हुआ था ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। दयानंद जी का जन्म कब हुआ था वो पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकार क अस्ति, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है, महात्मा विदुरः, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास या फिर कालिदास। तो देखिए मंदाकिनी वर्णम का जो लेखक है, पाठ के जो रचनाकार है वो कौन है, महर्षि वाल्मीकि है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, रामायणम ग्रंथस्य रचनाकार कः अस्ति, सूरदासः तुलसीदासः वाल्मीकि वेद व्यास। कौन है भाई साहब रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है, बिल्कुल रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि जी है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कह स्नातः कस अरे कस हस्तः सस्त अरे सरस्वती ब्रूते, व्याघ्रः भल्लुकः वानरः मनुष्यः। कह स्नातः कस हस्तः सरस्तीरे ब्रूतः, व्याघ्र भल्लुकः वानरः मनुष्य। तो व्याघ्र नहा रहा था ना, बाघ नहा रहा था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति अस्म, स्वर्ण स्वर्ण कंगणम रजत कंगणम सुवर्ण कंगणम या फिर द्विचक्र क्रिया, अरे यार द्विचक्री कयानम। अरे काहे फंस जाता है भाई, पढ़ तो लेने दो, ऐसे थोड़े होता है। आए इतना अट का पट शब्द लिखा हुआ है, फंस काहे जा रहा है भाई। सुनो देखो, द्विचक्री कयानम, हाँ अब सही है। तो क्या देना चाहता था वो, हाँ सुवर्ण कंगनम देना चाहता था, सुवर्ण कंगनम है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, पथिक कुत्र निगम निगम निमगण पथिक कुत्र निगमन पालयितुमक्षम, नद्याम सरोवरे महापाके गंगा तटे, पथिक कुत्र निमग अरे भाई पथिक कुत्र निमगम, अरे क्या ऐसा हो रहा है, रुक जाए हम फिर से पढ़ते हैं उसको। पथिक कुत्र निमगन, हाँ पथिक कुत्र निमगन पलायितुमक्षम, नद्याम सरोवरे महापाके गंगा तटे। तो कहा महापाके मतलब कीचड़ के अंदर नहा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, पथिक केन व्यापादितः खादिश्च व्याघ्रणेन सिंहेन मनुष्येण सर्पणम। तो बाघ था ना, व्याघ्रेण था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए,
सर्वे किम त्यज कये जयु स्वार्थम परमार्थम परोपकारम असहिष्णुताम। बिल्कुल स्वार्थम जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, वैरण्य कश्यम समनम असंभवम अवैश्यरस्य अवैरस्य वैरस्य स्वार्थस्य परमार्थस्य वैरेण कस्य समनम अभव असंभवम। देखिए आप लोगों को संस्कृत का अर्थ भी पता होना चाहिए, हमको उतना नहीं पता है पर पढ़ तो अच्छे से लेते हैं। तो जब आप लोग भावार्थ पढ़े हुए तो आप लोगों को अर्थ पता होगा, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से। जब हम संस्कृत शुरू करेंगे चैप्टर वाइज ना, तब हम उसको अच्छे से व्याख्या कर पाएंगे। चलिए फिलहाल आप लोग का कल एग्जाम, ये कल एग्जाम है ना, कल ही तो सोमवार है, कल ही एग्जाम है ना, तो आराम से उसको दे लीजिएगा। बिल्कुल वैरेण कस्य कस्य समनम असंभवम, तो क्या हो जाएगा, वैरस्य हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, विवादानाम समयुतम का संस्था अस्थि, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो कहाँ था भाई साहब, संयुक्त राष्ट्र संघ था ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, अशांत अशांते कारणम कति संति, एकम दुष्य द्वयम त्रियम चत्वारि। अशांत एक कारणम कति संति, अशांति का कारण कितना है, द्वयम है, दो कारण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, केन मीमांसा दर्शनम प्रणीतम, जैमिनिया पाणिनिना पराशरेण चरण, केन मीमांसा दर्शनम प्रणीतम। बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, जैमिनीना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, मुक्तये हरि भजती, इस मुक्तये हरि भजती इस वाक्य में मुक्तये पद में कौन सी विभक्ति है, पंचम है, पंचम एक वचन है, चतुर्थी बहुवचन है, तृतीया द्विवचन है, चतुर्थी एक वचन है। इस सवाल का जवाब आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, विभक्ति जो लोग पढ़े होंगे वो लोग हमको बताएंगे कि इसका क्या जवाब हो जाएगा। 124 नंबर, 82 नंबर के बाद 124 नंबर प्रश्न, कम से कम 7-8 गो प्रश्न आप लोगों के लिए तो छोड़ेंगे ही। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। चलिए अगला सवाल देखिए, तस्मयाम पदम कौन सी विभक्ति है, तस्मयाम पद में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय तृतीय सप्तमी या षष्ठी। बिल्कुल तस्याम पद में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है, तस्याम सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, पैसा पद में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय तृतीय चतुर्थी या पंचमी। पैसा पद में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी या फिर पंचमी है। बिल्कुल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति है ना, अरे भाई साहब 26 का क्या है, तृतीय विभक्ति है ना पैसा पद में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, सरला कर्णेन बधिरा इस वाक्य में कर्णेन पद में कौन सी विभक्ति और वचन है, दोनों है क्या भाई, नहीं, सरला वर्णेन बाधिरा इस वाक्य में, अच्छा कर्णेन पद में कौन सी विभक्ति और वचन है, तो तृतीय एक वचन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, दरिद्रभ्य पद में कौन सी विभक्ति और वचन है। फिलहाल तो इसका जवाब का आंसर ही आप लोग ध्यान में रखिए, जब विभक्ति सर पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे, और नहीं तो जाके एग्जाम्पल पे देखिए, वहाँ पे सर विभक्ति पढ़ाए हैं, तो वहां से भी देख करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए 128 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने आ गया है, दरिद्रभ्य पद में कौन सी विभक्ति और वचन है, तृतीय बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन या फिर ए और बी दोनों। दरिद्रभ्य पद में कौन सी विभक्ति और वचन है, 128 नंबर प्रश्न में क्या है भाई साहब, ए और बी दोनों है, तृतीय भी है और चतुर्थी भी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अलुप्त में कौन सा समास है, अलुप्त में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक है क्या, ये नैया लिखा हुआ है भाई, इस प्रश्न को क्या कीजिए, इस प्रश्न को डिफॉल्टर घोषित कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 129 नंबर प्रश्न को इग्नोर कर दीजिए, हमको कुछ सस्पिशन इस प्रश्न के अंदर लग रहा है। अगला सवाल देखिए, 130 नंबर, उपकृष्णम शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या फिर उपपद है। उपकृष्ण पद में, अरे भाई साहब उपकृष्णम शब्द में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। प्रथम पद प्रधानम अव्ययी भाव समास।
चलिए 131 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कोहितम शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, मध्यम पदुल मध्य पदोल्पी है, तत्पुरुष है या फिर द्विगु है? तो तत्पुरुष समास है कोहितम शब्द में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, आचार निपुण का विग्रह समास है। आचारात निपुण, आचार्य निपुण, आचारस्य निपुण, आचारेण निपुण। तो क्या हो जाएगा? आचारेण निपुण। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हमको पता है कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि क्या चल रहा है, लेकिन चैप्टर जो लोग पढ़े होंगे उनको अच्छे से पल्ले पड़ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। इसीलिए चैप्टर और उसका अर्थ पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि ये तो व्याकरण चल रहा है। एग्जाम प्ले चैनल पे जाइएगा, प्ले लिस्ट के अंदर संस्कृत का व्याकरण जो है वो भी आपको मिल जाएगा, हिंदी का भी व्याकरण मिल जाएगा, जाके उसको देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए 133 नंबर प्रश्न, अष्टाध्यायी शब्द में कौन समास है? कर्मधारय, द्विगु, अवयवी भाव या फिर उपपद? कौन सा समास है भाई साहब? अष्टाध्यायी। तो इसके अंदर द्विगु समास है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, विशेषण विशेष्य बहुलम सूत्र का कौन सा उदाहरण है? चक्रबंध, नीलकमल, घनश्याम या फिर त्रिफल? विशेषण विशेष्य बहुलम सूत्र का कौन उदाहरण है? बिल्कुल तो नीलकमलम है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, धात्रांश का संधि विच्छेद होता है। धात्र जोड़ अंश, धातु जोड़ अंश, धात्री जोड़ अंश, धातु जोड़ अंश। तो देखिए ये जो है धात्री जोड़ अंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, उद्वारः का संधि विच्छेद होता है। उत जोड़ हारः, उत जोड़ धारः, उत जोड़ धरः, उत जोड़ उध जोड़ धारा। तो इसका जो हो जाएगा उत जोड़ हारा क्या हो जाएगा? उद्वार। उद्वार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, शक्तया पद का मूल रूप क्या है? शक, शक्तया, शक्ति या शक्त? शक्तया का होगा ना, तो ये शक्ति होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, विभक्ति पूछा है ना, उसके अंदर विभक्ति है, उसका मूल रूप बताना है। ये धातु रूप, अरे यार हाँ वही धातु रूप। पश्यति पद में मूल धातु निम्न में से कौन सा है? पश्य धातु का है पश्यति। ऑप्शन नंबर सॉरी दृश्य धातु का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, भवसी पद का सही मूल भवसी पद का सही मूल धातु क्या है? भ्रू है, भू है, भा है, भव है? तो भव है ना, सॉरी भू है, भू भवसी, भू भवसी, भू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, तिष्ठति में मूल धातु क्या है? तिष्ठत, अस्थात, तिष्ठ या तिष्ठ? तिष्ठति में मूल धातु क्या है? तो तिष्ठ है। तिष्ठति में तिष्ठ है क्या? अस्था है। तिष्ठत है, कौन सा है? तो अस्था है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, दरिद्रव्य पद में कौन सी विभक्ति और वचन है? रिपीट हो गया है प्रश्न, ये और भी दोनों है। अगला सवाल देखिए, अष्टध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टध्यायी शब्द में कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययी भाव है या फिर उपपद है? कौन सा है भाई? अष्टध्यायी शब्द में कौन समास है? कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययी भाव है या फिर उपपद है? 1 घंटा के अंदर हम लोग तकरीबन 150 प्रश्न जो है वो कर चुके हैं। बस आप लोग के सामने 50 प्रश्न, 50 से 57 प्रश्न जो है वो और आपकी आंखों के सामने से होके गुजरना बाकी है। बस थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए और ये सेशन जो है 50 से 57 प्रश्न के अंदर समाप्त होने के कगार पे आ जाएगा। चलिए 143 नंबर प्रश्न, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो बिल्कुल द्विगु समास है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अच्छा ये रिपीट हो गया है। विशेषण विशेष्य बहुलम सूत्र का उदाहरण है नीलकमलम है। रिपीट कैसे हो गया भाई साहब? दर्शक, दर्शक का प्रकृति प्रत्यय कौन है? दृश्य जोड़ नुवुल, दृश्य जोड़ अक, दृश्य जोड़ अण या फिर दृश्य जोड़ घई? दर्शक का प्रकृति प्रत्यय आपको बताना है 145 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है दृश्य जोड़ नुमल जो है वो इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, पा जोड़ यत से कौन शब्द बनेगा? पायह, पायत, पायत, पेय। पा जोड़ यत से क्या बनेगा? पेय, पेय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, सौंदर्यम पद में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? सुंदर है, सुंदरम, सुंदर, सुंदर जोड़ यत्र, सुंदर जोड़ क्यप, सुंदर जोड़ श्यई या फिर सुंदर जोड़ नियत? सौंदर्यम में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है?
सुंदर जोड़। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नी उपसर्ग से कौन शब्द नहीं बनेगा? निरोध, निराकार, नियोजन, नियोग। तो क्या नहीं बनेगा? निराकार नहीं बनेगा। नी में ई आ रहा है ना, निराकार, निराकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, नगरस्य समीपे डैश बहुलता बहुलमुत्पादनम भवति अस्मा। नगरस्य समीपे डैश बहुलमुत्पादनम भवति, फलनाम, पुष्पाणाम, अन्नानाम, द्रक्षाणाम। तो देखिए पुष्पाणाम जो है उस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, यूनान राजपुतः डैश स्वसंस्मरणसु निरूपयति। साह्याणम यूनसांग इति संगः मेगास्थनीजः। तो मेगास्थनीजः हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, यूनान का राजपूत कौन था, वही पूछ रहा है। डैश काले सुतराम समृद्धम, चंद्रगुप्त मौर्यस्य, अशोकस्य, बुद्ध, मुगल वंशः। डैश काले सुतराम समुद्रस्य समुद्रम समुद्रम, इसका हो जाएगा अशोकस्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गंगा देवी कस्य रागी आसितः, कंपन कंपणरायस्य कंपणरायस्य, अच्युतरायस्य, चंद्रादित्यस्य, शंकर पांडुरंगस्य। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंपणरायस्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, शंकर पांडुरंग कस्य पिता अस्ति? पुष्पा दीक्षित, वनमा वन अरे वनमाना भावलकर, क्षमा राव, गंगा देवी। तो कौन थे भाई? क्षमा राव थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, वदरदाम्बिका परिणयम कस्य रचयति रचना अस्ति? वरदाम्बिका परिणयम कस्य रचना अस्ति? क्षमा राव, तिरुमलाम्बा, गंगा देवी, बनमाला भलावकर। तो तिरुम लंबा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कथया मुलय अस्ति यत डैश न स्यात्, निर्धन, निराश, संपन्न, विद्या। चार ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निराश। क्या हो जाएगा? निराश। अगला सवाल देखिए, भिखन टोला किम अस्ति, ग्राम, नगरम, गृहम, तड़ाग। तो देखिए भिखन टोला जो था वो एक ग्राम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, तत्र कह आगतः, छात्र, शिक्षक, पिता, सहपाठी। भिखन तत्र कह आगतः, शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कति संस्कारः भवन्ति, पंचदश, पंच, विंशति, षोडश। कति संस्कारः भवन्ति, षोडश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अंत्येष्टि संस्कार कदा भवन्ति, जीवनस्य पूर्वं, मरणादन्तरं, पाणिग्रहणं, जीवन्ते। तो मरणादंतरणम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, करमवीर कथा समाजे कस्य पुरुषस्य कथा वर्तयेत, धनिकस्य, अल्पसंख्यकस्य, दलितस्य या कुलीनस्य? तो दलितस्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कर्णस्य दानवीरता क्रेन लिखितम भाषेण आर्यभटेन, नारायण पंडिते नारायण पंडितेन, कालिदासेन, भासेन भासेन के द्वारा लिखा हुआ है ना। कर्णस्य दानवीरता केन लिखितम, किसने लिखा? भासेन जी के द्वारा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठः कस्य महत्वम प्रतिपादयति, पुरुषस्य, महिलायां, सजनस्य, दुर्जनस्य। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ कस्य महत्वम प्रतिपादित, किसके महत्व के बारे में बता रहा है भाई साहब? तो महिलायाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, मंगलम पाठस्य रचनाकर कह, चाणक्य भवती, महर्षि व्यासः। कौन है भाई साहब? महर्षि व्यास है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कस्मिन् प्रसंगे राम सीतया लक्ष्मणे सह त्रिकूटम प्राप्तयति।
गृहवास प्रसंगे, वनवास प्रसंगे, लंकावास प्रसंगे इनमें से कोई नहीं। कस्मिन प्रसंगे राम सीते लक्ष्मणे सह चित्रकूटम प्राप प्राप प्राप्नोति प्राप्तनोति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चित्रकूट कहाँ मिला भाई साहब? तो वन के अंदर मिला था ना, वनवास के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, मंदाकिनी वर्णम को संबोध मंदाकिनी वर्णम को संबोधयति, सीताम, पार्वतीम, राधायाम या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? सीताम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, मंदाकिनी वर्णे वर्णे कस्य यथार्थ करोति वाल्मीकि नगरस्य स्वर्णस्य प्रकृते, इनमें से कोई नहीं। मंदाकिनी मंदाकिनी वर्णे कस्य यथार्थ करोति वाल्मीकि, तो क्या था? प्रकृते था ना, प्रकृते। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय धारा कै सेविता, सागराय, निर्झराय या फिर सागरा पर्वत निर्झराय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सागरा पर्वताय निर्झराय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, केशाम योग्य योग योग्य पंडित उच्चयेत सर्वभूतानाम सर्वकर्णाम उपाज्ञ, इनमें से कोई नहीं। 168 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सर्वकर्णाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अपृष्ट कह बहुभाषते, अपृष्ट कह बहुभाषते, नराधम, उत्तम, मध्यम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? नराधमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, के पुरुषा सुलभा संति, मिथ्यावादिनः, सत्यवादिनः, प्रियवादिनः, इनमें से कोई नहीं। के पुरुषा सुलभा संति, क्या हो जाएगा भाई साहब? प्रियवादिनः। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, मंदाकिनी नद्याम के अवग्राहन्ते, मंदाकिनी नद्या के अवगाहन्ते रोगिणः, सज्जनः, ऋषयः, इनमें से कोई नहीं। 170 का जो क्या हो जाएगा? ऋषय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सीता रामचंद्र से कह आसित, माता पुत्री भार्या, इनमें से कोई नहीं। सीता रामचंद्र से कह आसित, माता पुत्री भार्या, इनमें से कोई नहीं। सीता रामचंद्र से कौन थी भाई साहब? तो भार्या थी। और भार्या मतलब बीबी के मतलब औरत के कहा जाला पत्नी के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, मनुया कम उत्तिष्ठन्ते, कृष्णम, लक्ष्मणम, आदित्यम, इनमें से कोई नहीं। 73 नंबर प्रश्न, मनुया कह उत्तिष्ठन्ते, बिल्कुल आदित्यम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, आसाम मूल शब्द लिखना है, इदम, एतत, अदस, अस्मद। आसाम का क्या हो जाएगा भाई? इदम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप लिखना है, गो का षष्ठी लिखना है भाई साहब। तो क्या हो जाएगा? गवाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, तस्याम, तस्याम का मूल शब्द लिखना है, तत्, यद, ये तद, ताम। तस्याम का मूल शब्द आपको लिखना है। जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। 176 नंबर प्रश्न हम लोग पहुंच चुके हैं। 1 घंटा 3 मिनट का समय बीत चुका है। इतना तेजी में जब आप लोग आंसर करना शुरू कीजिए, हमको पता है कि संस्कृत में आप लोग आंसर कर नहीं रहे हैं, इसी वजह से हम फटाफट से उसका आंसर दे रहे हैं। चलिए, 176 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, तत् हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिघ्रती में मूल धातु क्या है? जिघ्र, घ्रा, इस, तो क्या हो जाएगा? घ्रा जो है जिघ्रती में मूल धातु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, पठेयु किस लकार का रूप है? लट का, लंग का, विधिलिंग का या फिर लट का? लिट का है, लंग का है, विधिलिंग का है या फिर लट का है? तो ये क्या है भाई साहब? विधिलिंग का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, देही में मूल धातु क्या है? दा है, पा है, ग्रा है, स्था है। देही में मूल धातु क्या है भाई साहब? तो दा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, इसम धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है? इक्षत, इक्ष, इक्षम या फिर इक्षतु? तो क्या हो जाएगा? इक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, निस उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? निसार, निराहारः, निराहारः, निश्चयः, निष्क्रिय, निष्कृशः या फिर निसारः? तो क्या हो जाएगा? 181 का निसार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? अ, अधि, अ, अधि,
अधि घी। सुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो सुक्ति में क्या है भाई साहब? अधि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, दूसरा उपसर्ग में कौन से शब्द बनेगा? दूसरा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? दुराचार, दुर्ललित, दुर्नाम, दुर्लभ या फिर दुराचार? तो दुराचार बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, उपसर्ग से बने शब्दों को चुने। अवकाश, अवसयम, अपलकलम, अमरोध। 184 के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विद्वान का क्या हो जाएगा? विद्वान का क्या हो जाएगा? विदुषी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, गति में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, लेप, घई या फिर किंत या फिर कितना कितना कितन कितन। 186 में गति का क्या हो जाएगा? तो कितन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, मयूरा से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा? मयूरा। क्या बनेगा? मयूरी। मयूरा से कौन सा स्त्रीलिंग बनेगा? मयूरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, राजन शब्द से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा? राजनी, रजनी, रागी, रजा। राजनम शब्द से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा? राजनी, रजनी, रागी, रजा। 188। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, श्रुज और कत्वा से कौन सा बनेगा? श्रुत्वा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, दृश्य पर वक्त, दृश्य पर कत से कौन शब्द बनेगा? दृश्य जोड़ कत से कौन शब्द बनेगा? तो दृष्टत बनेगा, दृष्ट बनेगा, सॉरी दृष्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, वच जोड़ नियत से कौन सा शब्द बनेगा? वक्त बनेगा। क्या जी? वाच्य बनेगा, वचित बनेगा, कौन सा बनेगा? तो वाच्य बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, भक्षय की मूल धातु क्या है? भक्षय की मूल धातु क्या है? भक्षय की मूल धातु, भक्ष, भज, भज, भुज। जब तक व्याकरण नहीं पढ़िएगा ये सब नहीं बनेगा, नहीं तो याद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल भज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, नस्याम की मूल धातु क्या है? नस है, नास है, नस है, नस है। तो नस जो है नस्याम का मूल धातु है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गमिष्याम किस लकार का रूप है? लट है, लिट है, लंग है, लोट है? तो भाई साहब लिट लकार है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, हरि हरव पद का विग्रह पद क्या होता है? हरिहरा च, हरिहरव, हरि हरिहरव पद का विग्रह पद क्या होगा? हरि हरि च, हरि हरो हरि च, हरो हरो च, हरि हरि च, हरह च। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरि च, हरह च। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, प्रति उपसर्ग के से योग से कौन सा पद बनेगा? प्रहार, प्रीति, प्रिया, प्रत्युतम। कौन सा बनेगा भाई साहब? 196 वाला बिल्कुल प्रत्युत्तरम बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, नमंती का मूल धातु क्या है? नन है, नम है, नस है, नृत्य है? नमंती का मूल धातु क्या है? फटाफट से बताइए। हम लोग 197 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 197 का ऑप्शन नंबर नम हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अरे 96, 95 के बाद 96, 97, नमंती का क्या हो जाएगा? नम हो जाएगा। 98 नंबर देखिए, अस्था धातु का रूप लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है? अस्था का तिष्ठति हो जाएगा। क्या जी? अतिष्ठत हो जाएगा, अतिष्ठता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, महापाके कह अपत्य अपतः, महापंके कह अपतत, व्याघ्र पथिक कंकणम कुशः। तो पथिक जो है वो क्या कीचड़ में गिर गया था ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, और इस सेशन का आखिरी प्रश्न आप लोग के सामने, एको देश अपरस्य उत्कृष्ट उत्कृष्ण, अरे भाई, एको देश अपरस्य उत्कर्षण उत्कर्ष दृष्टवाम किम करोति? उपद्रव करोति, विस्फोटकम करोति, उपायम करोति, द्वेष्टि। तो क्या हो जाएगा? द्वेष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और इसी प्रश्न के साथ आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। 200 प्रश्न का महासंकलन जो है आज के इसी प्रश्न के साथ समाप्त होता है। जो प्रश्न 61 नंबर, 72 नंबर, 82 नंबर और 124 नंबर प्रश्न का जवाब जा करके कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग जरूर दे लीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि कितने लोग आखिरी प्रश्न का जवाब तक आ पाए हैं।
और ये वीडियो जो है आप लोग अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। कल ही है ना, 25 तारीख तो कल ही है ना, कल ही से आप लोग का शुरू हो रहा है। हो सकता है किसी स्कूल में कोई अन्य डेट हो, उससे उसको भी ध्यान में रखना है कि नहीं। लेकिन शुरू तो हो रहा है कितना तारीख से, 25 तारीख से ही शुरू हो रहा है। 25 तारीख से ही शुरू हो रहा है, शेड्यूल के अंदर तो यही दिया हुआ है। 25 तारीख को आप लोगों का 25/9 सोमवार को, यानी कि कल मातृभाषा और द्वितीय भारतीय भाषा, उसके अंदर संस्कृत है, हिंदी है, वो सब दिया हुआ है। तो जिसका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा, है कि नहीं। तो हम हिंदी का करवा दिए, संस्कृत का करवा दिए। इसके बाद जो है 26 तारीख को क्या है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है। तो इसका भी 200 का क्या करेंगे हम, कलेक्शन आप लोग को करवा देंगे, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। कुछ तो जाके लिख लेंगे। देखिए सभी चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा उसके अंदर, जितना इतने दिन में जितना पढ़े हैं ना उतना ही से पूछा जाएगा, है कि नहीं। तो पूरा एकदम चैप्टर चाटने का जरूरी है नहीं। चलिए बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, सब किसी को शुभ रात्रि। और फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड के अंदर। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब लोग लाइक कर लीजिएगा जितने लोग अभी तक यहाँ तक आ गए हैं। और फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए सब किसी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।